के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गृह राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी रिमोट ईवीएम तैयार की है। यह एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को 16 जनवरी को लाइव डेमो के लिए बुलाया है। सभी पार्टियों और हितधारकों से फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग दूरस्थ मतदान पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा। इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं। खबर देवरिया जिले से है, जहां पिछले दिनों आरक्षण को लेकर कोर्ट से आए आदेश के बाद जिला पंचायत परिसर स्थित अपने आवास पर सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब जो रोल हमारे लिए तय होगा हम करेंगे। हमारा नारा है, मांग रहा है हिंदुस्तान, लाल किले पर कमल निशान। हम लोग पार्टी 8 विधायक से शुरू किए थे, आज पूरे देश में 70% आबादी में शासन कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा पूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी सर्व समाज के साथ में चलने की बात केवल कहती नहीं बल्कि करती भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजन क्या है? गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और इसके दृष्टि से अभी एक संविधान संशोधन इसी सत्र में, जो अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें एक संविधान संशोधन हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और उन्हें विकास के पथ पर तेजी से ले जाने के लिए लगातार बड़े फैसले किए। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सर्वप्रथम नगर निगम में बिना मास्क के कर्मचारियों व अन्य जनता के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है। साथ ही नगर निगम के पास सभी 17 वार्डों को सैनिटाइज करने के प्रबंध भी पुख्ता किए जा रहे हैं। सैनिटाइज मशीनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं कर्मचारियों को ग्लव्स व समय समय पर सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं। आपस में बैठ के एक मीटिंग की थी, जॉइंट मैडम से डिस्कस हुआ था। तो जॉइंट मैडम को मैंने कहा है कि एक लेटर निकालो पूरे स्टाफ को, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, और वो सभी जो है मास्क लगा के आएँ, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो आ रहा है, उसके मामले जो है इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी आदेश है कि मास्क लगाकर जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें सभी। तो लोगों को भी हमने जो है अवगत करवा रहे हैं। तो हमारा जो नीचे सेंट्री स्टाफ है उनको भी हमने कहा कि ग्लव्स वगैरह दें और सैनिटाइजर दें। उनको भी एक आदेश जारी किए हैं कि वो ग्लव्स और सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें मत जाएं, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सभी को अपना अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, तो एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है नगर निगम ने भी तैयारियां की हैं कि अगर ये मामले जो हैं ज़्यादा बढ़ते हैं, तो जैसे हमारे पास सैनिटाइज करने के लिए हमने पहले भी 17 वार्डों के लिए 17 मशीनें मंगाई थी, तो वो मशीनें हमारी पड़ी हैं। हमने अपने स्टाफ को आदेश दिए हैं कि उनकी जांच करें कि वो मशीनें चेक हैं, कितनी हमारी वो ख़राब हैं, अगर ठीक है तो उसको बिल्कुल तैयार रखें। तो नगर निगम की पूरी तैयारी है। सिरमौर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन आसिंचित क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों ने समय पर गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई कर दी थी, मगर बारिश न होने से अधिकतर खेतों में बीजों में अंकुर ही नहीं फूटे। बीज लगभग सूख चुके हैं। घासनियों ने पशु चारा एवं फलदार पौधों को पर भी सूखे की मार पड़ रही है। ऐसे में किसानों को सीजन बर्बाद होता नजर आ रहा है। साल भर अनाज की भरपाई कैसे होगी, यह चिंता सताने लगी है।
बारिश होने के बिना हम जो है मजबूर है। अगर बारिश होती तो हमारे जिम्मेदार जो है फसलें बढ़िया कमाते हैं, गेहूँ है, मटर है, लहसुन है, बारिश होने से बहुत अच्छी मिल जाती है। हम दिहाड़ी जाने से मजदूरी से बच जाते हैं। अगर पहाड़ी इलाका में बर्फ़ पड़ता, इसका जो रिसाव आता है वो हमारी ज़मीन को फ़ायदेमंद रहता है। इससे जो है ज़मीन के कीटाणु मर जाते हैं और हमारे को बड़ी सहूलियत रहती है अगर भगवान बारिश देता है। फसल बहुत अच्छी होती है और भगवान बारिश देगा जी। सिरमौर जिला की शिमला के साथ लगती चूड़धार चोटी पर मौसम के चौथे हिमपात के बाद साथ लगते उपमंडल संगडाहा और चौपाल के नौहराधार, हरिपुरधार और कुपवी आदि इलाके शीतलहर की चपेट में आ चुके हैं। करीब 12,000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित शिरगुल महाराज टेम्पल कैंपस में तापमान 0 से नीचे होने से यहां पानी जम चुका है। वहीं विद्युत आपूर्ति ठप हो चुकी है। चूड़धार की चोटी से गुरुवार बाद दोपहर अचानक मौसम ने करवट बदली व सीधा हिमपात शुरू हो गया। साथ लगते सिरमौर जिला के विभिन्न स्थानों पर भी करीब 1 माह बाद हल्की बारिश से जहां लोगों को धूल के गुब्बारे व सूखी ठंड से निजात मिली, तो वहीं किसानों को भी जल्द फिर से पर्याप्त बारिश और हिमपात होने तथा उनकी फसलें सूखे की चपेट में न आने व फलों को पर्याप्त चिलिंग आवर्स मिलने की उम्मीद जगी है। खबर कांगड़ा से है, जहां जिला चंबा में मौसम के बिगड़ते मिजाज के मद्देनजर बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। अधिशासी अभियंता की ओर से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हर समय बोर्ड मुख्यालय के संपर्क में रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त दूरसंचार के माध्यम से भी रोजाना क्षेत्र की अपडेट मुख्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। बता दें कि सर्दियों से बिजली की खपत बढ़ने से ट्रांसफार्मर जलने या बर्फबारी से बिजली के खंभे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर बिजली बोर्ड पूर्ण रूप से मुस्तैद है। बोर्ड की ओर से विशेष टीमें भी गठित कर ली गई हैं ताकि लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति मिल सके। ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस मंडल के अंतर्गत भरमौर क्षेत्र, चंबा सदर और चुराक एरिया जो कि इसके अधीन है, इसमें सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था सर्दियों में व्यवस्थित रहे, इसके लिए पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। सभी सहायक अभियंताओं को, फील्ड स्टाफ को, जेई साहिबान को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक तो वो अपना हेडक्वार्टर ना छोड़ें और किसी भी कर्मचारियों को बिना परमिशन के या कहीं जरूरी ना हो तो उन्हें छुट्टी पर ना भेजें। जयपुर जिले के दूदू विधानसभा में जन आक्रोश सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान की जनता कांग्रेस की भ्रष्ट गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है। जनता बिजली, सड़क एवं पानी के लिए परेशान है। आम जनमानस में सरकार के विरुद्ध आक्रोश है। हम 2 करोड़ लोग तक इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से पहुंचे हैं। 62,000 सभाएं हुई हैं। 2023 में बीजेपी की सरकार निश्चितानी है। कोविड को लेकर हम सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार से एडवाइजरी अभी तक नहीं मिली है। 62,000 इतना है, हर 12 किलोमीटर पर आप यदि देखेंगे तो कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप हो जाएगा। कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में बिजली, सड़क और पानी की स्थिति खराब है। ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों में भारी जन आक्रोश है। हम लोगों ने कोरोना में भी रचनात्मक रूप से काम किया। रीट से लेकर, बिजली से लेकर कानून व्यवस्था तक प्रभावी आंदोलन खड़े किए और मुझे लगता है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इस लिहाज से जनाक्रोश यात्राओं ने लोगों को अलग जगाने का एक काम किया है। 2 करोड़ लोगों तक हम लोग गए हैं। 62,000 सभाएं हुई हैं। 2023 में सरकार को बदलने का बड़ा कारण बनेगा जनाक्रोश यात्रा। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि मनसुख जी जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को जो नोटिस जारी किया था कोविड को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई नोटिस नहीं था, एक सामान्य आग्रह था कि यात्रा के दौरान कुछ केसेज मिले थे तो उन्होंने पत्र लिखा कि सावधानी बरती जाए। ये उनको तय करना है कि वो कितनी सावधानी। क्या बीजेपी तैयार है उसके लिए? भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कह चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी केंद्र की और राज्य की एडवाइजरी नहीं आई, इसलिए हमने अपने कार्यक्रम जारी रखे। मित्रों, मैं स्वरूपा शर्मा, हमारे साथ में है जयपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष रामानंद गुर्जर जी।
आज यहाँ पे दूदू विधानसभा में एक कार्यक्रम था जन आक्रोश यात्रा को लेकर, जिसमें सतीश पूनिया जी आए थे। आइए जानते हैं इनसे कार्यक्रम के बारे में। देखिए, हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया के द्वारा संगठन के द्वारा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश सभा हो रही है। उसी के तहत आज दूदू विधानसभा में भी जन आक्रोश सभा हुई, जिसमें कोने कोने से दूदू विधानसभा के गांव ढाणी से लोग बाग आए और इस कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज से जिस प्रकार से पीड़ित थे, उन्होंने अपना यहाँ आक्रोश व्यक्त किया। और गांव-गांव में जिस प्रकार का यहाँ के और कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अत्याचार कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके तहत आज पूरी विधानसभा के जो लोग हैं, इन्होंने यह आक्रोश व्यक्त किया। और पूनिया जी ने सावचेत किया है हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कि यदि इस प्रकार का कांग्रेस का शासन और इस जनता का आक्रोश में 2023 में निश्चित रूप से जिस प्रकार के कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं, विधायक कहते हैं कि ये जो 2023 का चुनाव होगा और वो केवल मात्र कांग्रेस के जो विधायक जीतेंगे वो केवल फॉर्च्यूनर में बैठ करके जाएंगे, उससे इस आक्रोश से लग रहा है कि वास्तव में फॉर्च्यूनर में बैठ करके ही कांग्रेस के लोग जाएंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और इसी दूदू में भारी मतों से, बहुत अधिक मतों से जो आक्रोश देखने को मिला है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत करके पहुंचेगा। कोविड को लेकर जो एडवाइजरी जारी हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर जो आप जन आक्रोश यात्रा कर, उसमें क्या प्रोटोकॉल निभा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है प्रोटोकॉल, हम बिल्कुल जिस प्रकार के केंद्र के द्वारा जो भी अपने निर्देश हैं, गाइडलाइन के, उसके अनुसार हम पालन कर रहे हैं। बाकी ऐसा आज इस आक्रोश यात्रा में भी आपने भी देखा है, सब अपने व्यवस्था के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार सब काम। सहयोगी सुनील कांसवाल के साथ कृष्णगोपाल शर्मा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत LRP चौक पौआ खाली नजदीक NH 227E में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार में कैलाश चौधरी का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इलाके में हो रहे विभिन्न परेशानियों और सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूरदराज से आकर जोरदार स्वागत करते हुए विदाई दी। बताते चले कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का 2 दिवसीय दौरा रहा। भागलपुर में सुल्तानगंज थाना के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा बीते 22 नवंबर से लापता हो गए थे, जिसके 4 दिन बाद भागलपुर SSP बाबूराम द्वारा 26 नवंबर को प्रेस वार्ता कर प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर हत्या कर देने की पुष्टि की गई थी। तब से मामले में गठित स्पेशल पुलिस टीम द्वारा मृतक का शव बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी बाध थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि DSP विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम द्वारा अपराधी दिलीप मंडल को झारखंड के जमशेदपुर जिला से गिरफ्तार कर भागलपुर लाया जा रहा है। साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। उसके निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार की निगरानी में पुलिस ने बाध थाना क्षेत्र के बाद असरगंज बॉर्डर से अठोरिया नहर से मृतक का शव बरामद किया है। इस अवसर पर FSL की टीम भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों द्वारा कपड़े से उसके शव की पहचान की गई है। सिटी एसपी ने बताया कि मृतक के शव को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है तथा बाहर राज्य से अपराधी की गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुरस्कृत करने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को अनुशंसा की जाएगी। काफ़ी पैसा दिया हुआ था, उस पैसे को पचाने के लिए ही इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। और ये 22 तारीख को ही इनको ज़मीन दिखाने के लिए बला फुसलाकर असरगंज के पास में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और वहाँ पर योजना के अनुसार कुछ और लोग पहले से मौजूद थे और अमित झा की वहीं पर हत्या कर दी गई और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। जो व्यक्ति अविनाश नाम है, इसने पूरी हत्या की साजिश रची, हत्या करवाई, हत्या के लिए पैसे दिए। दुमका सरैया हाट बुधवार को करीब 4:30 बजे गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने हजारों की संख्या में मवेशियों की हो रही तस्करी को रोकने के लिए खुद सड़क पर उतरकर और मवेशी तस्करों 185 की संख्या में मवेशियों को पकड़कर सरैया हाट पुलिस के हवाले कर दिया।
मवेशियों को पैदल ही हाँक कर सड़क मार्ग से लाया जा रहा था। पुलिस ने सांसद द्वारा पकड़कर सुपुर्द किए गए मवेशियों की गिनती की। गिनती में 185 मवेशी थे, जिसे पुलिस को सुपुर्द किया जा चुका है। अच्छी संख्या में मवेशियों को लेकर कई पशु तस्कर अंधेरा में भागने के सफल रहे हैं। इधर सांसद द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपे गए दोनों मवेशी तस्करों मुहिद्दीन शेख और अली हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाँ, करीब सुबह सांसद महोदय ने 150 के करीब मवेशी है तो यहाँ पर थाने पहुँचाया, जब्ती बनाया गया। उसमें अभी पशुपालन अधिकारी आया और रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके आधार पे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिर एसडीओ साहब को हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे गौशाला में जगह होगी तो फिर गौशाला में, नहीं तो फिर जो एसडीओ साहब का आदेश होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। जाँच तो देखा गया है कि जाँच करा रहे हैं, स्वास्थ्य जाँच करा रहे हैं। तो स्वास्थ्य जाँच में तो सब पशु स्वस्थ ही है, कुछ कमज़ोर है, यानी ज़्यादातर आपको क्या लग रहा है, स्वस्थ या स्वस्थ? स्वस्थ है ज़्यादातर। और इतनी बड़े पैमाने पे जो जानवर को देखा जा रहा है साथ में, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? बड़े पैमाने पर तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, बड़े पैमाने पर तो बाय रोड कभी कभी देखा जाता है कि ओवरलोड भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये तो उचित नहीं है। हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं। अगर कहीं इस प्रकार का है तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी और हमें लगता है करता ही है। आने वाले दिन में हम लोग देखते हैं कि जहां इस प्रकार की चीज़ें आती है सामने करता है। लेकिन सामान्य रूप से यह भी सोचना है कि इस क्षेत्र में जो गोपालक हैं, जो गाय पालने वाले लोग हैं, भाई उन्हें अपने, क्योंकि उनकी जीविका का वही मुख्य साधन है कि जब गाय को बेचना है, बछड़ों को बेचना है तो आए दिन हाट बाजार ले ही जाता है। दुमका सरैया हाट देवघर गोड्डा NH 133 पर सरैया हाट नव दुर्गा मंदिर के निकट दो बाइक के आमने सामने टकरा जाने से 5 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। एसआई पुरुषोत्तम अग्निहोत्री द्वारा सभी घायलों को इलाज हेतु सरैया हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां घायलों को गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, दोनों के सिर में गंभीर चोटें हैं, साथ ही एक युवक का पैर चकनाचूर हो गया है। खबर अशोकनगर से है, जहां चंदेरी थाना अंतर्गत नगर के बीचों बीच शंकर मंदिर गली स्थित सौरभ ज्वेलर्स की दुकान पर रात्रि 3:18 पर 10 से 12 अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने चैनल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पड़ोसी द्वारा सौरभ ज्वेलर्स के मालिक को फोन पर घटना की जानकारी दी गई। वहीं गश्त कर रही पुलिस को वारदात की जैसे ही जानकारी लगी, घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही बदमाशों को भनक लगते ही वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं उक्त ज्वेलर्स की दुकान पर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी बारीकी से अपने जाँच में जुटी है। वहीं आकलन के अनुसार चोरी किए गए सामान में 15 किलो चांदी व 20 ग्राम सोना होना बताया गया है। चंदेरी पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। 28 और 29 के दरमियान रात, तो आज रात की बात है। आपके चंदेरी में शंकर मंदिर गली में सौरभ सोनी जी की दुकान है। उस दुकान में कुछ अज्ञात नकबजनों ने दुकान के अंदर घुसकर कुछ सोना चांदी के आभूषण चोरी किए हैं। फरियादी सौरभ सोनी के अनुसार लगभग 15 किलो चांदी का सामान के यहाँ से और 20 ग्राम सोने का सामान चोरी गया है और मामले में विवेचना की जा रही है। देखिए, जहाँ जहाँ भी चोरी हुई है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, पिछले बार सराय में डकैती हुई थी, उसमें भी हम लोग दिल्ली से नकबजनों को पकड़ के लाए थे और इसी प्रकार से अशोकनगर लोकल में भी ट्रेस हुई है और इसमें भी देखिए हम प्रयास कर रहे हैं और ट्रेस करेंगे। रात कल मेरी दुकान पर चोरी हुई है। रात में लगभग 3 बजे मुझे पड़ोसियों के द्वारा मुझे फ़ोन करके सूचना दी गई है। मैं मौके पर पहुंचा। पहुंचने पर चोर जो भी लोग थे, लगभग कैमरे में 10 लोग लगभग उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे हम लोग मौके पर पहुंचते हैं वो भाग जाते हैं। और जैसे कि पुलिस के द्वारा क्या रात के समय गश्त नहीं की जाती है?
पुलिस थी मौके पर, भी पुलिस पहुंची है, पुलिस का सहयोग हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़।